जैसे हमने पिछली क्लास को पूरी तरीके से अच्छे तरीके से ढंग से पढ़कर खत्म किया है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, और सारी चीजें आप लोगों को वैसे पीडीएफ फॉर्म में मिल गई, ताकि आप केवल उतना ही पढ़ के एग्जाम में अच्छा लिख सके। उसी को देखते हुए आज फिर जीव विज्ञान कक्षा 12 के दूसरे चैप्टर को शुरू करेंगे, जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। और इसको भी जैसे पिछली क्लास में अच्छे से समझने की कोशिश की गई और अच्छे से समझा गया, और आप लोगों को अच्छे से पीडीएफ नोट्स क्वेश्चन आंसर के भी मिल गए कि जितना लिखना है उतना ही पता चले और इतना ही पढ़ लिया जाए, इससे ज्यादा ना पढ़ा जाए। वो सारी चीजें आपको मिल गई। वैसे ही इस क्लास में भी पढ़ने की कोशिश की जाएगी, इसके भी ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए जाएंगे और इसके भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे, और इसके भी अच्छे से पढ़ा जाएगा थियरी में जितनी जरूरत है एग्जाम के रिलेटेड, ठीक है ना। तो एक बार सभी को गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से, जल्दी से लाइव आ जाइए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, वालेकुम अस्सलाम, सत श्री अकाल, जिसका जो भी नाम, सबका स्वागत है, ठीक है ना। जल्दी आ जाइए, ठीक है। चलिए बताइए, सुबह सुबह श्री कृष्ण कुमार केसरी जी, स्वागत है आपका भी। आयान जी, विशाल जी, विशाल कुमार, वी नहीं बी नहीं लिखा है, ठीक है। मनीष, अविनाश, गोपाल, चंद्रमोहन, अभिषेक कुमार, ललित कुमार, रेनू, ठीक है ना। और कौन है, एमडी गुलाब, आई थिंक रजा, माहिर रजा, गुड्डू कुमार, दिव्या कुमारी। जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाइए ताकि फिर से क्लास को शुरू किया जा सके, और ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट का समय लिया जाएगा। 7:01 हो रहा है, 2 मिनट 2.5 मिनट जो भी कहिए उतने देर में चालू हो जाएगा। वालेकुम अस्सलाम अभिषेक एसपी सर, चलिए अस्सलाम वालेकुम। चलिए बच्चा, हाँ नमस्ते सर, नमस्ते प्रीति कुमारी जी, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को शुभ संध्या का। एकदम मुस्कुराते रहिए। आज पेपर भी आप लोगों का एकदम मन लगा के पढ़िए, पेपर को भी दीजिए, और क्रैश कोर्स में तो है ही आप लोग, तो इसमें भी मन लगा के पढ़िए, ठीक है ना। चलिए, आयान जी लिख रहे हैं वन लाइनर क्यों छोड़ दिए। वन लाइनर छोड़ने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव को अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो वन लाइनर ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास एक्स्ट्रा जाएगी किसी दिन, ठीक है ना। चलिए चलिए, और बताइए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओहो, मोहन बाबू भी हैं सर जी, चलिए बच्चा, अच्छी बात है, गुड मॉर्निंग। कोई बच्ची लिखी थी डाउट ग्रुप में ऐड कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ जाइए, उसमें जो भी दिक्कतें होंगी उसमें लिखते रहिएगा, जहाँ आप बैच परचेज किए होंगे वहीं व्हाट्सएप ग्रुप भी होगा, ठीक है। नहीं, तबीयत ठीक है थोड़ा बहुत, पर लेट तक जगना हो रहा है ना, क्योंकि रात में काम करना पड़ रहा है सबको, टीचरों को बैठना पड़ रहा है, तैयार करना पड़ रहा है। चलो, अब बिना किसी देरी के क्लास को शुरू किया जाए, शुरू किया जाए क्लास को। हर हर महादेव। चलिए, जय श्री कृष्णा। तो आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चा, उसमें पढ़ेंगे पुष्पी पादपों में जनन। क्या पढ़ने वाले हैं, पुष्पी पादपों में जनन। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर का ही नाम लिखते हैं, उसके बाद फिर पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो चैप्टर का नाम है पुष्पी पादपों में जनन। पुष्पी पादपों में जनन, में जनन, और इसी को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहोगे, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। क्या लिखोगे, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। तब तक बच्चे लाइव आ जाएंगे। इन फ्लावरिंग प्लांट, मतलब जनन की प्रक्रिया, वो भी किसमें, ऐसे पौधों में जिसमें क्या होता है, पुष्प होता है। चलो, आप लोगों को याद होगा ये चीज़ें पहले भी थोड़ी बहुत कभी ना कभी आप लोगों ने पढ़ रखी होंगी। तो बिना किसी देरी की क्लास को शुरू किया जाए। बच्चे लाइव आ रहे हैं धीरे धीरे। अभिषेक सर, बायोलॉजी 99 नंबर लाएंगे, दही जलेबी खिलाइएगा ना, बताइए। दही जलेबी 1 महीना का ऑफर आपको देते हैं, कंटिन्यू खिला देंगे। अब बताओ, हाँ, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। चलो, अब चैप्टर को एकदम आसान से बेसिक से शुरू किया जा रहा है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर से है ही, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे तो वो तो सारे टॉपिक से बनेंगे, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ध्यान रखते हुए, ठीक है ना, इसको देखा जा रहा है। अभिषेक, अनिषेक जनन और अनिषेक फनल इसमें भी आएगा दोबारा, तो उसको लेकर परेशान रहिएगा। प्रणाम स्वीकार है आपका कुशवाहा जी। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं पुष्प के बारे में, फ्लावर, या इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, पुष्प। तो सीधे सीधे अगर पूछेगा पुष्प किसे कहते हो, तो पुष्प पौधे का वह भाग होता है जो जनन की क्रिया में सहायता प्रदान करता है और जिसका निर्माण शूट या प्ररोह की सहायता से होता है। या पुष्प पौधे का वह भाग है जो जनन की क्रिया में सहायता प्रदान करता है, जो पुष्प के प्ररोह का रूपांतरित भाग होता है। इस बात को अभी हम समझा देते हैं। तो सबसे पहले परिभाषा क्या लिखेंगे, पुष्प पौधे का वह भाग होता है जो जनन की क्रिया में सहायता प्रदान करता है, जो जनन की, जो बच्चे लेट होंगे अभी ज़्यादा देर नहीं हुआ है, ठीक है ना, जो जनन की क्रिया में सहायता प्रदान करता है, सहायता प्रदान करता है। और लास्ट लाइन जो इसमें लिखना है, जो जरूरी है, उसको हम किसी और कलर से लिख दे रहे हैं ताकि आपको याद रहे। लिख लेना, यह प्ररोह, प्ररोह वर्ड एकदम ध्यान रखना, यह प्ररोह, इसको भी हम अंडरलाइन में कर देना, का रूपांतरित भाग होता है, रूपांतरित भाग होता है,
पुष्प पौधे का वह भाग है जो जनन की क्रिया में सहायता प्रदान करता है, और यह कह रहा है किसका भाग है, प्ररोह का रूपांतरित भाग है। प्ररोह का रूपांतरित भाग कहने का मतलब क्या है, अभी उसको समझ लीजिए। मान लीजिए कह रहा है कि कोई पौधा है, ठीक है ना, मान लीजिए कोई पौधा है ऐसे जो लंबाई में वृद्धि कर रहा है, कोई पौधा है जो लंबाई में वृद्धि कर रहा है, उसमें शाखाएं होंगी, ठीक, शाखाएं हैं तो उसमें उसकी पत्तियां भी होंगी जब निकली होंगी ब्रांचेज वगैरह में, ये भी और भी पत्तियां होंगी, ऐसे बनाएंगे, ठीक, समझने की बात है। नीचे जड़ होगा जिसमें हरित लवक नहीं होता, इसलिए ये सारी चीजें। तो जैसा ही पौधा लंबाई में बढ़ना रुक गया तो शाखाओं का, मान लो यहाँ कोई शाखा निकली है, तो शाखाओं का अंतिम छोर और पुष्प के ऊपरी भाग का अंतिम छोर, इन दोनों भाग को ही हम लोग क्या कहते हैं, इस दोनों भाग को इंग्लिश में कहते हो शूट और हिंदी में कहते हो प्ररोह। तो जैसे ही पौधे का लंबाई बढ़ना रुक गया या पौधे की शाखाएं निकलनी या लंबाई में बढ़नी क्या हो गई, रुक गई, ठीक है ना। गुरु जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ लाइव क्लास में लिखते हैं, बहुत अच्छी बात है, बाकी नहीं लिखते। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, सूट बदल जाएगा किसमें, फ्लावर या पुष्प में, फ्लावर या पुष्प में। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है 2 नंबर में, पुष्प की परिभाषा लिखिए, और पूछता है कि पुष्प किससे परिवर्तित होता है या पुष्प किसका परिवर्तित रूप होता है। तो पुष्प पौधे का वह भाग है जो जनन की क्रिया में सहायता प्रदान करता है, और यह प्ररोह का रूपांतरित या परिवर्तित भाग होता है। प्ररोह क्या होता है, पौधे की शाखाओं का ऊपरी भाग या तने की मुख्य शाखा का ऊपरी भाग होता है। अब ये बेसिक तरीके से इतना हम लोग अच्छा पढ़ लिए जिसमें पुष्प के बारे में पढ़ लिए, तो ये पुष्प की परिभाषा हो जाएगी, पुष्प किससे परिवर्तित हुआ, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हो जाएगा। स्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा सर, जब कहेगा पुष्प की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए तब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है ना। रिकॉर्डेड क्लास आप लोगों को मिल जाएगा मनीष कुमार जी। अब आ जाओ पुष्प की संरचना पे, किस पे, पुष्प की संरचना पे, लेकिन हालांकि पूछेगा नहीं, 10th में आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है ना, पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अगला हेडिंग हम लोग डालते हैं पुष्प की संरचना, पुष्प की संरचना, या इसी को कहोगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। आराम से पढ़िए, कोई जल्दबाजी मत करिएगा, आपका सिलेबस जितने दिन में डिसाइड किया गया है उतने ही दिन में खत्म हो जाएगा, और डरने की कोई बात नहीं है कि सर पीछे हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं होगा, ये प्रॉपर जिम्मेदारी हम लेते हैं, ठीक है ना। सर आप मेरा नाम नहीं लेते, प्रिंस राज जी अभी एग्जाम की बात है, आप एग्जाम में अच्छा नंबर लाइए, आपका नाम पूरा बिहार लेगा। तो अभी फिलहाल पढ़िए। तो पुष्प की संरचना में सबसे पहले हम लोग पुष्प को बनाएंगे, ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, पुष्प को बनाएंगे कुछ इस तरीके से, और फिर इसका नामकरण करेंगे, और नामकरण करने के पश्चात इसके बारे में लिखेंगे भी यदि पूछेगा तो। लेकिन अगर कहेगा पुष्प की संरचना का केवल सचित्र वर्णन कीजिए तो कुछ इस तरीके से हम लोग उसको बनाएंगे। तो ये हो गया बीजांड अंदर, ठीक है ना। तो ये है पुष्प की संरचना। अब इसका नामकरण कर लो, इसको क्या कहते हो, पुष्प वृंत कहते हो, क्या कहते हो, पुष्प वृंत, या पेडिसिल लिखते हो इंग्लिश में, पेडिसिल, ठीक। इसको कहते हो थैलमस, क्या कहते हो, थैलमस, या हिंदी में लिखते हो पुष्पासन, पुष्पासन, ठीक। बाहर वाले हिस्से को इसके अकेले लिखना होगा तो लिखोगे सेपल, और पूरे ग्रुप को लिखना होगा तो लिखोगे क्या, कैलिक्स। तो इसको क्या लिख रहे हो, सेपल, या बाह्य दलपुंज, बाह्य दल लिखोगे, दलपुंज नहीं, कुछ गुच्छे को कहोगे, इसको कहोगे पेटल, या इसी को हिंदी में क्या लिखोगे, दल। इस हिस्से को क्या कहोगे, इस हिस्से को कहोगे स्टमेन, या पुमंग कहोगे, पुमंग, ठीक। और ये पुष्प का मादा जननांग है जिसको हम लोग कहेंगे क्या, कार्पेल या पिस्टिल, पिस्टिल, या इसको कहेंगे स्त्री केसर, स्त्री केसर, ठीक। और इसके अंदर एक संरचना है जिसको हम लोग कहेंगे बीजांड या ओव्यूल, इसको क्या कहेंगे, बीजांड या ओव्यूल। तो पुष्प की संरचना का अगर वर्णन करने के लिए कहेगा सर कितने दिनों में सिलेबस खत्म हो जाएगा, जितना आप लोगों को बताया गया बच्चा 60 दिन से ज़्यादा कोई टीचर नहीं लेगा, उसके बाद सिर्फ आप लोगों की प्रैक्टिस चलेगी ताकि आप एक बेहतरीन और बढ़िया तरीके से अच्छे से तैयारी कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए चलिए आगे फिर, तो अगर कहेगा पुष्प की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए तो लिखना भी पड़ेगा इसके बारे में। पुष्प के बारे में किसने बताया था, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है। पुष्प के बारे में जिन्होंने बताया था उनका नाम था प्रोफेसर गोथे, प्रोफेसर गोथे, इन्होंने ही पुष्प की संरचना के बारे में बताया था। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पुष्प की संरचना के बारे में किसने बताया था, तो पुष्प की संरचना के बारे में बताया था किसने, प्रोफेसर गोथे ने बताया था। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखिएगा। पुष्प को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो पुष्प को 4 भागों में विभाजित किया गया, और चारों भागों का जो क्रम है वो परिवर्तित मत कीजिएगा, वो हमेशा वैसे ही रहेगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये पुष्प के मुख्य अंग होंगे, बाकी सब पुष्प के सहायक अंग होते हैं। सर केवल
ठीक है चलो, कुछ बच्चे इंग्लिश में भी डिमांड किए थे बच्चा, इसलिए दोनों लिख रहे हैं, तो आप केवल हिंदी पढ़ लीजिएगा, जिसको पढ़ना होगा वो केवल हिंदी इंग्लिश पढ़ लेगा, ठीक। तो ये हो जाएगा केवल क्या, पुष्प का भाग। तो ये पुष्प की संरचना के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। इससे केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे और कुछ नहीं बनेगा, ठीक है ना। इससे केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा उसमें से क्या बन सकता है कि पुष्प किसे कहते हैं, ये 2 नंबर में, और यह किसका रूपांतरित या परिवर्तित रूप होता है। तो पुष्प पौधे का वह भाग है जो जनन की क्रिया में सहायता प्रदान करता है, यह प्ररोह का रूपांतरित भाग होता है, ये लिख सकते हो। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि पुष्प के 4 मुख्य अंग कौन कौन से हैं, उसको क्रम से लीनियर ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिखे। तो सबसे पहले बाह्य दल आता है, फिर दल आता है, फिर पुमंग आता है, फिर स्त्री केसर आता है। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव इससे कुछ नहीं बनता है, बस इतने से ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए सर, ये 10th क्लास में टॉपिक 12th बाद में नहीं आता है, ये बात हम पहले बोल चुके हैं, पर ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ो बच्चा, ये लीनियर ऑर्डर में क्रम से लिखने के लिए आता है कि कौन किसके बाद आता है, ऑब्जेक्टिव में केवल। अब आते हैं तुम्हारे 12th के लेवल वाले पे हिस्से पे, ठीक। चलो, तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं पुष्प के नर जनन अंगों को। क्वेश्चन पूछता है पुष्प के नर जनन अंग की संरचना का सचित्र वर्णन करें, जिसको हम लोग क्या कहे हैं, पुमंग कहे हैं, ठीक। या इसी को इंग्लिश में क्या लिखो, स्टमेन। अब इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन आपके लघु उत्तरी या दीर्घ उत्तरी में बन सकते हैं उसकी बात की जाए, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, इसको बनाएंगे। तो कुछ इस तरीके से संरचना है, ठीक। इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, पुमंग या स्टमेन कह रहे हो, ठीक। इसके ऊपर वाले हिस्से को हम लोग कहते हैं पॉलन सैक, पॉलन सैक, या इसी को कहते हैं पराग, परागकोश, परागकोश, ठीक। और नीचे जो धागे नुमा संरचना है बच्चा, इसको कहते हैं फिलामेंट। क्या कहते हैं, फिलामेंट, या इसी को कहते हैं क्या, तंतु। तो अगर पूछेगा पुष्प का नर जनन अंग, ये क्या है, नर जनन अंग कितने भागों में विभाजित होता है। तो पुष्प का नर जनन अंग 2 भागों में विभाजित होता है, जिसके एक भाग को हम लोग कहते हैं क्या, परागकोश, तथा दूसरे भाग को हम लोग कहते हैं क्या, तंतु, ठीक। हाँ, सारे बच्चे लिख भी रहे हैं, ठीक है। मंजीत कुमार जी आपका नाम ले लिए, ठीक। चलो, अब कह रहा है यदि इसको हम ऐसे काट दिए तो ये कितने भागों में विभाजित था, 2 भागों में, ठीक है ना। तो इसको काटने के बाद अगर हम लोग इसको सूक्ष्मदर्शी में देखें माइक्रोस्कोप की सहायता से, तो एक्चुअल में कुछ इस तरीके से दिखेगा, एक्चुअल में कुछ इस तरीके से दिखेगा। ऊपर वाला हिस्सा तो काट के अलग कर दिया, इतना ऐसे काट दिए, और इसमें कितने भाग दिखाई देते हैं, 2 भाग दिखाई देते हैं। इतने हिस्से को अगर हम फिर से माइक्रोस्कोप में देखें तो यही संरचना आपको पूछता है कि पुष्प के परागकोश की आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन करें, जो कि फिगर हम यहाँ ऐड कर दिए हैं, और कितना लिखना है वो अभी आपको समझा दे रहा है, फिर उसको बताते हैं, ठीक है ना बच्चा। सर तेजी से पढ़ाइए, मजा आ गया, चलो कोई बात नहीं। अब कह रहा है कि इसको तेजी से पढ़ाएंगे बच्चा, तो जो बच्चा एकदम नया ले लिया है, जो कभी नहीं पढ़ा है, उसके लिए थोड़ा नुकसानदेह हो जाएगा, तो उसको भी थोड़ा सा अपने क्या कहते हैं, डोमेन में ले आइए, ठीक है ना, एकदम बढ़िया से। गुरुजी हम क्लास में आ गए हैं, एक बार मेरा नाम लीजिए, लिए तो चलो। अब कह रहा है इसके बाहरी आवरण को हम लोग कहते हैं बाह्य त्वचा। क्या कहते हो, बाह्य त्वचा। और बाह्य त्वचा चारों तरफ से कितने आवरण में है, 1 आवरण में ऐसे चारों तरफ से ढकी हुई है। तो अगर पूछेगा पराग कोश का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है बाह्य त्वचा। कितने आवरण में पाया जाता है, 1 आवरण में पाया जाता है, ठीक। कितने आवरण में है, 1 आवरण में, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, ठीक। और सब में एक एक अपना क्या है, केंद्रक है। फिर पूछेगा परागकोश का दूसरा आवरण क्या कहलाता है, तो परागकोश का दूसरा आवरण कहलाता है एंडोथीसियम। क्या कहलाता है, एंडोथीसियम। और एंडोथीसियम जो अंदर की तरफ है वो कितने आवरण में होता है बच्चा, तो वो होता है 2 आवरण में, इसीलिए 2 बार हम इसको बना रहे हैं, लाइनिंग कर रहे हैं, ठीक। तो एंडोथीसियम कितने आवरण में होता है, 2 आवरण में, ठीक। इसको क्या कहते हैं हम लोग, एंडोथीसियम। क्या कहते हैं, एंडोथीसियम कहते हैं। फिर इसके अंदर होगा 4 परागधानी, 4 होंगे क्या, परागधानी, जिनके चारों तरफ होंगी बहुत सारी क्या, कोशिकाएं, जिनके चारों तरफ क्या होंगी, बहुत सारी कोशिकाएं। इन कोशिकाओं को हम लोग कहते हैं मध्य आवरण या मिडिल लेयर। इन कोशिकाओं को हम लोग क्या कहते हैं, मध्य आवरण या मिडिल लेयर। चलो अगला इसको लिख दे रहे हैं व्हाइट कलर से, इसको क्या कहते हैं, मध्य आवरण, मध्य आवरण, एकदम साथ में ऐसे ही बनाना भी एग्जाम में। और चौथा और अंतिम आवरण इसको कहते हैं, जो इस कलर से बना है, जो परागधानी के अंदर है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टैपिटम, टैपिटम कहते हैं। और ये चारों के चारों क्या हैं, ये चारों के चारों हैं परागधानियां। ये क्या है, परागधानियां, पॉलन सैक, माइक्रोस्पोरेंजिया इंग्लिश में लिखता हूँ, पर फिलहाल अभी उसकी इंग्लिश की जरूरत यहाँ पे नहीं है, जहाँ इंग्लिश की जरूरत होगी वहाँ हम लिख देंगे, ठीक है ना। चलिए सर हम बायोलॉजी से थोड़ा न
चलो थोड़ा सा भी नहीं डरते हैं आप, क्योंकि अभिषेक सर से पढ़ते हैं। वाह। चलो, तो सबसे बाहरी आवरण बाह्य त्वचा, त्वचा, चा छूट गया भाई, बाह्य त्वचा। चलो, सबसे बाहरी आवरण क्या है? बाह्य त्वचा। दूसरा आवरण क्या है? एंडोथीसियम। तीसरा आवरण क्या है? मिडिल लेयर। और चौथा आवरण क्या है? टैपिटम। तो अगर पूछेगा परागकोश के अंदर कितने आवरण पाए जाते हैं, तो 4। सबसे पहला बाह्य त्वचा, दूसरा एंडोथीसियम, तीसरा मध्य त्वचा और चौथा टैपिटम। इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। दूसरा, यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, और ठीक है ना बच्चा, इससे रिलेटेड यहाँ पे एक संरचना पाई जाती है जिसको हम लोग कहते हैं संयोजक। संयोजक कहते हैं, जिससे ये तंतु जाके ऐसे जहां पर जुड़ा है उस हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं? संयोजक। और संयोजक वाले भाग में जाइलम तथा फ्लोएम की कोशिकाएं पाई जाती हैं। जाइलम तथा फ्लोएम की कोशिकाएं पाई जाती हैं। और यह दोनों कोशिकाएं, मान लो ऊपर वाला है जाइलम और नीचे वाला क्या है? फ्लोएम। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है जाइलम और फ्लोएम की कोशिका को जो आपस में जोड़ता है, उसके जोड़ने वाली संरचना को क्या कहते हैं? तो इसको एधा कहते हैं, या इंग्लिश में कैम्बियम कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैम्बियम, या हिंदी में एधा। अब कितनी बातें हम लोगों को याद रखनी है, एकदम ध्यान रखना। पूछेगा पुमंग या नर जनन अंग के परागधान या परागकोश की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो सबसे पहला आवरण हम लोग क्या बनाएंगे? बाह्य त्वचा। दूसरा आवरण क्या बनाएंगे? एंडोथीसियम। तीसरा आवरण क्या बनाएंगे? मिडिल लेयर। और चौथा आवरण बनाएंगे टैपिटम। फिर टैपिटम किसका बाह्य आवरण है? परागधानी का। परागधानियों की संख्या कितनी होती है? 4। परागधानियां कितनी होती हैं? 4 होती हैं। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। जो तंतु है वो एंथर या परागकोश वाले भाग से किससे जुड़ा होता है? तो वो जुड़ा होता है संयोजक से। संयोजक वाले भाग में कौन सी कोशिका पाई जाती है? एक जाइलम की और दूसरी फ्लोएम की। जाइलम की कोशिका और फ्लोएम की कोशिका को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? एधा करता है। जाइलम का काम मिट्टी से क्या है? जल अवशोषित करना। और फ्लोएम का काम क्या है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो भोजन है उसको पौधे के सभी भागों तक क्या करना? पहुंचाना, या परिवहन में सहायता प्रदान करना। ये सारे ऑब्जेक्टिव इससे इतने बन सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव हम आपका अगली क्लास में करा देंगे इससे रिलेटेड, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करिएगा। अब यही चीज, अब एक चीज और ध्यान रखिए, बाह्य आवरण कितना है? एक आवरण है, एक आवरण, ये बात ध्यान रखिए। एंडोथीसियम कितना आवरण था? 2 आवरण है, 2 लेयर में पाया जाता था। मिडिल लेयर कितने आवरण में होता है? 3 आवरण में होता है। और टैपिटम परागधानिका बाह्य आवरण है, परागधानिका बाह्य आवरण है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, बाह्य आवरण है। परागधानिका क्या है? बाह्य आवरण है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इतना अगर आप लोगों को समझ में आ गया है, सर जी बायोलॉजी के पेपर में लग रहा है हम लोग खोपड़ी में छेद कर देंगे। चलो बढ़िया, अच्छा बात है। इतना अगर समझ में आ गया है तो एक बार कमेंट सेक्शन में यस लिखो, उसके बाद फिर हम आगे बढ़े। जल्दी बताओ, इतना अगर समझ में आ गया हो तो बताओ, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इससे क्या पूछेगा? नामांकित चित्र की सहायता से लघु बीजाणुधान की संरचना का संक्षेप में वर्णन कीजिए। उत्तर, परागकोश की अनुप्रस्थ काट में लघु बीजाणुधान गोल दिखाई देती है, जो 4 अस्तरों से घिरी होती है। कितने स्तरों से घिरी होती है? 4 अस्तरों से घिरी होती है। कितने से? 4 स्तरों से घिरी होती है। इस बात का ध्यान रखना। सबसे पहला स्तर बाह्य त्वचा, यह सबसे बाहरी सुरक्षात्मक स्तर होती है। इसकी कोशिकाएं मोटी भित्ति वाली होती हैं जो सघन रूप से व्यवस्थित होती हैं तथा परागकोश के स्फुटन में सहायता प्रदान करती है। स्फुटन मतलब टूटना, जब उसमें परागकण बन जाएंगे तब, ठीक है ना? यस सर। दूसरा आवरण एंडोथीसियम, यह स्तर बाह्य त्वचा के नीचे स्थित होता है। परागकता इसकी कोशिकाएं जल के ह्रास के कारण सिकुड़ जाती हैं और यह भी परागकोश के स्फुटन में क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। मध्य स्तर, यह एंडोथीसियम का टैपिटम वाला मध्य स्थित भाग होता है। यह पतली कोशिका भित्ति का बना होता है जो 1 से 5 स्तरों में व्यवस्थित होता है। यह भी परागकोश के पोषण में सहायता प्रदान करता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव के लिए पूछेगा परागकोश को पोषण कौन देता है? तो परागकोश के पोषण में सहायता प्रदान करता है कौन? मध्य स्तर। इसका भी आप विशेष ध्यान रखिएगा। मिडिल लेयर परागकोश को पोषण देने का कार्य करता है। और चौथा, यह सबसे बड़ी पतली भित्ति वाली सघन कोशिका वाली कोशिका भित्ति सबसे आंतरिक स्तर होती है। इन कोशिकाओं में 1 से अधिक केंद्रक होते हैं। यह पोषण ऊतक है जो परिवर्धन परागकणों के पोषण प्रदान करता है। तो अगर पूछेगा परागकणों को पोषण कौन प्रदान करता है, तो परागकणों को पोषण प्रदान करता है कौन? तो टैपिटम। परागकोश को कौन पोषण देता है? तो मध्य आवरण। परागकणों को कौन पोषण देता है? तो टैपिटम। ये 2 चीज भी क्लियर करिएगा, ठीक है ना? बुक के लिए आप लोगों को एक सरप्राइज है, खुश हो जाइएगा, देखिएगा। चलिए, हाँ, ये नर जनन अंग पूरी तरीके से क्लियर है। अब आते हैं बच्चा, नर जनन अंग के अंदर एक क्रिया होती है परागकोश के अंदर, लघु बीजाणु जनन। क्या होता है? लघु बीजाणु जनन। क्या होता है? लघु बीजाणु जनन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है ना? क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या लघु बीजाणु जनन। अब सुनो, अगर क्या किया जाए, ये जो बनाए थे हम लोग, इसमें से एक परागधानी को बाहर निकाल लिया जाए। क्या किया जाए? एक परागधानी को बाहर निकाल लिया जाए। ये क्या है? परागधानी है।
परागधानी। तो इसका बाहरी आवरण क्या है, अभी तो लिखे थे, परागधानी का बाहरी आवरण होता है टैपिटम। क्या होता है? टैपिटम। टैपिटम होता है, ठीक। और परागकोश का यह चौथा आवरण है और इसके अंदर पाई जाती हैं कोशिकाएं। क्या पाई जाती हैं? कोशिकाएं, जिसको हम लोग कहते हैं पराग मात्र कोशिका। क्या कहते हैं? पराग मात्र कोशिका। और इनमें गुणसूत्रों की संख्या हमेशा दुगुनी होती है, ये तो इसलिए कहा जाता है द्विगुणित होना, ठीक है ना सर। 11 तारीख हो गया, आप लोग कह रहे थे 1 नवंबर को मिल जाएगा। चलो ठीक है, अभी देखना जब मिलेगा तो तुम लोग खुद खुश हो जाओगे, ठीक है ना। अगर इस कोशिका को बाहर निकाल लिया जाए और इसमें करा दिया जाए क्या? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। क्या करा दिया जाए? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, ठीक। तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होने पर एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बनेंगी? 4 कोशिकाएं बनेंगी। और गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में? आधी। तो यदि 2 गुना है तो वो कितना हो जाएगा? आधा, ठीक। और इन चारों को कहा जाता है सूक्ष्म बीजाणु। क्या कहा जाता है? सूक्ष्म बीजाणु। क्या कहा जाएगा? सूक्ष्म बीजाणु। और चारों के चारों अगर पूछेगा किसकी सहायता से आपस में जुड़े हैं, तो ये एक एंजाइम की सहायता से आपस में जुड़े होते हैं। उस एंजाइम को हम लोग कहते हैं कैलोज। क्या कहते हैं? कैलोज एंजाइम। तो अगर पूछेगा सूक्ष्म बीजाणु किस एंजाइम की सहायता से आपस में जुड़े होते हैं, तो वो कैलोज एंजाइम की सहायता से आपस में जुड़े होते हैं। और यह कैलोज एंजाइम कहाँ बनता है? तो यह कैलोज एंजाइम बनता है टैपिटम वाले भाग में। इस बात का भी आप ध्यान रखना। तो टैपिटम वाले भाग से कौन सा एंजाइम सहायता बनता है, तो वो क्या होगा? उसे कहोगे क्या? कैलोज एंजाइम। तो अगर पूछ रहा है सूक्ष्म बीजाणु जनन की क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए, तो कुछ इस तरीके से। अब क्या होगा, इसमें से किसी एक को अगर लिया जाए तो कोई एक बनाता है क्या? परागकण। परागकण। और परागकण का अन्य नाम होता है नर युग्म कोद्भिद। नर युग्म कोद्भिद। नर युग्म कोद्भिद होता है। और परागकण की संरचना कुछ इस तरीके से है जो आगे हम लोगों को पढ़ना है। और परागकण में एक कोशिका पाई जाती है जनन कोशिका। जनन कोशिका। और जनन कोशिका से बनते हैं 2 नर युग्मक। क्या बनते हैं? 2 नर युग्मक। और 2 नर युग्मकों या परागकणों के बनने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म बीजाणु जनन कहते हैं, ठीक है ना। माहिर रजा जी, गुरु जी पूरा कमेंट पढ़ लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ लाइव क्लास में लिखते हैं, बाकी नहीं लिखते हैं। हम इंतजार कर रहे हैं पीडीएफ आने का, और आप पीडीएफ 2 आवर या 2.5 आवर ग्रुप में सेंड करवाते हैं। क्यों? देखो बच्चा, यहाँ से पीडीएफ तुरंत जाता है जैसे ही क्लास खत्म होती है। बाकी जो पीडीएफ ग्रुप में भेजता है उनकी बात है, हम उनसे आज बात कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए, चलो ठीक। तो आगे फिर लिखा है लघु बीजाणु जनन किसे कहते हो? लघु बीजाणु जनन की क्रिया पुष्प के नर जनन अंग में होती है। सबसे पहला नर जनन अंग में होती है। नर जनन अंग में होती है, ठीक है ना। ये किताब छलक रहा है पीडीएफ, उसमें क्या है? ये आनंद सर की फिजिक्स। चलो हटा देते हैं सब, अगर पीडीएफ उसमें आ रहा है तो। 1 मिनट रुक जा बच्चा, कोई बच्चा कह रहा है बोर्ड में किताब आ रहा है। चलो हट गया, अभी ठीक है, अभी नहीं आ रहा होगा। चलिए, हाँ। तो लघु बीजाणु जनन की क्रिया कहाँ होगी? पुष्प के नर जनन अंग में। कहाँ होती है? परागधानी के अंदर। उसके अंदर पाई जाने वाली कोशिका को क्या कहते हैं? पराग मात्र कोशिका, जिसमें अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होने पर 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसे सूक्ष्म बीजाणु कहते हैं, जो एक दूसरे से कैलोज एंजाइम की सहायता से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। इस कैलोज एंजाइम का निर्माण कहाँ होता है? टैपिटम वाले भाग होता है, जिसमें से सभी कोशिकाएं परागकणों का निर्माण करती हैं, जिसे नर युग्म कोद्भिद कहते हैं। और परागकणों की जनन कोशिका से 2 नर युग्मक बनते हैं, और इस क्रिया को सूक्ष्म बीजाणु जनन कहते हैं। सेम क्वेश्चन पूछेगा, लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं? तो लघु बीजाणु जनन की क्रिया पुष्प के नर जनन अंग के सूक्ष्म बीजाणु धानी में होती है, जिसके अंदर पराग मात्र कोशिका पाई जाती है, जिसमें अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होने के 4 सूक्ष्म बीजाणुओं का निर्माण होता है। सभी सूक्ष्म बीजाणु परागकणों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, जिन्हें नर युग्म कोद्भिद भी कहा जाता है। इस प्रकार परागकण के जनन कोशिका से 2 नर युग्मकों का निर्माण होता है, जिससे बनने की क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। बस इतना लिखेंगे और कुछ नहीं, इससे ज्यादा तो कुछ लिखना नहीं है। तो सूक्ष्म बीजाणु जनन भी आप लोगों को आ गया होगा अच्छे से समझ में, जहां तक हम समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए बताइए। हाँ, फिगर के साथ आप लोगों को लिखना है, इस बात का एकदम विशेष ध्यान रखना। बगैर फिगर के आप आंसर लिख रहे हैं तो भैया क्या ही होगा, आप खुद सोचिए। आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। प्रैक्टिस आपको बेहतर बनाएगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपका ही नुकसान है, ठीक है ना। फिगर के साथ लिखेंगे तब जाके आपको एक बेहतरीन और अच्छा नंबर मिल सकता है। चलिए, तो सूक्ष्म बीजाणु जनन समझ गए होंगे आप लोग। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। उससे पहले है पुष्प का मादा जनन अंग। क्या है? पुष्प का मादा जनन अंग। पुष्प का
मादा जनन अंग, मादा जनन अंग, ठीक है ना, पुष्प का मादा जनन अंग। तो पुष्प के मादा जनन अंग को क्या कहते हैं बच्चा? पुष्प के मादा जनन अंग को कहते हो कार्पेल या पिस्टिल। क्या कहते थे? स्त्री केसर, स्त्री केसर कहते थे। और बनाते कैसे हो? कुछ इस तरीके से, समझने के लिए। तो ये कितने भागों में विभाजित होता है? 3। पहला वर्तिकाग्र, क्या? वर्तिकाग्र। एकदम आराम से समझो, समझ में आ जाएगा। सिलेबस हम खत्म कर लेंगे टाइम पे और एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, ठीक। शुरू के आपके 5 चैप्टर जो है उससे ज़्यादातर बहुत सारे लॉन्ग आंसर बनते हैं और ऑब्जेक्टिव बनते हैं। बाकी पीछे के चैप्टर से जो भी हैं उनसे मैक्सिमम आपके लॉन्ग आंसर बनेंगे, तो वो सीमित है, उसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है, ठीक है ना। चलिए, कोई बात नहीं, लेट हो गया तो इसको क्या कहोगे? वर्तिका। इसको क्या कहोगे? वर्तिका। और इसको क्या कहोगे? अंडाशय। क्या कहोगे? अंडाशय। तो पुष्प के मादा जनन अंगों को कितने भाग में विभाजित किया गया? 3। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। और अंडाशय के अंदर बच्चा एक संरचना पाई जाती है, ये ऐसे करके, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? बीजांड। कहते हैं क्या? बीजांड। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक। इसको क्या कहते हैं? बीजांड। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है पुष्प के मादा जनन अंग को कितने भाग में विभाजित किया गया है? 3। वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। अंडाशय के अंदर पाई जाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? बीजांड। और अलग से एक क्वेश्चन पूछता है, सर सेंटअप एग्जाम देना जरूरी है? देखो, आपसे उसकी प्रैक्टिस पता चल जाएगी कि कितना आप तैयार हैं, ठीक है ना, इससे ज्यादा नहीं। कितना आप तैयार हैं ये आपका पता चल जाएगा। तो अगर अलग से क्वेश्चन पूछता है कि बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन करें, तो उसको भी पूरी तरीके से आप बना के चलेंगे। तो सबसे पहले इसको बनाते वक्त हम बीच में एक अंडाकार संरचना बनाएंगे, जिसके चारों तरफ हम लोग 2 आवरण बनाएंगे, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? अधि आवरण, ठीक। और नीचे की तरफ होगा एक फ्यूनिकल या वृंत। तो ये हो जाएगा बीजांड। और बीजांड के अंदर पाई जाती हैं कुछ कोशिकाएं, जैसे एक अंड कोशिका, 2 पाई जाती हैं यहाँ पे सहायक कोशिकाएं, ठीक। बीच में 2 होते हैं ध्रुवीय केंद्रक और ऊपर की तरफ 3 होती है प्रतिमुख कोशिका। ये है पूरी तरीके से बीजांड। अब इसका नामकरण कर लो। इसको क्या कहोगे? इसको कहोगे बीजांड वृंत। क्या कहोगे? बीजांड वृंत कहोगे, बीजांड वृंत। इसको क्या कहते हैं? हाइलम, हाइलम कहोगे। इसको क्या कहोगे? निभागा कहोगे। क्या कहोगे? निभागा। जहां हिंदी की जरूरत है केवल हिंदी लिखेंगे। और इसको क्या कहोगे? बीजांड द्वार, बीजांड द्वार। तो अगर पूछेगा बीजांड जो होता है वो कितने भागों में विभाजित होता है, तो बीजांड 3 भागों में विभाजित होता है। पहला बीजांड वृंत, दूसरा निभागा, तीसरा बीजांड द्वार। अब यहीं पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछता है बच्चा कि ओव्यूल या बीजांड के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो सबसे ऊपरी भाग है बीजांड द्वार, सबसे निचला भाग है बीजांड वृंत। लेकिन जैसे ही ये लंबाई में ऐसे वृद्धि करता है तो ये मुड़ जाता है, लेकिन सबसे ऊपर क्या होता है? बीजांड द्वार ही होता है, ठीक है ना। द्वारा नहीं है, बीजांड द्वार है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? हाँ। अब कह रहा है कि अगर बीजांड वृंत और निभागा दोनों को आपस में जोड़ता कौन है? तो हाइलम। इसको कहते हैं बाह्य आवरण, बाह्य, और इसको कहते हो आंतरिक या अंतः, लिख लो। और दोनों को हम लोग क्या कहते हैं? अधि आवरण, अधि आवरण। तो अगर पूछेगा आवृत बीजी पौधों में पाए जाने वाले बीजांड में अधि आवरणों की संख्या कितनी होती है? तो 2, एक बाह्य और एक आंतरिक। इतना ठीक हो गया। दूसरी चीज, इसी भाग में पूछेगा कि इस भाग में निभागा वाले भाग में पाई जाने वाली कोशिकाओं को क्या कहते हैं? तो न्यूसिलस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूसिलस। न्यूसिलस का काम क्या है? बीजांड को पोषण व ऊर्जा प्रदान करना। क्या? पोषण व ऊर्जा प्रदान करना। क्या प्रदान करना? ऊर्जा प्रदान करना। और इसके अंदर जो अंडाकार संरचना है बच्चा, इसको कहते हैं हम लोग भ्रूण कोश। क्या कहते हैं? भ्रूण कोश कहते हैं। और भ्रूण कोश में कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं, जैसे एक कोशिका है अंड कोशिका, अंड कोशिका, अंड कोशिका, ठीक। और दूसरा ये दोनों कोशिकाएं हैं जो येलो कलर से बनाए हो, इनको कहा जाता है सहायक कोशिका, सहायक कोशिका। तो सहायक कोशिका होती है 2, अंड कोशिका होती है कितनी? 1। ये 1 है और ये 2 है, और दोनों को मिला के एक नाम दिया जाता है अंड समुच्चय। अंड समुच्चय कहते हैं, अंड समुच्चय। तो एक क्वेश्चन ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है, सर जी सेटअप एग्जाम नहीं देना होगा, उसे फाइनल एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाता है। कोई बात नहीं, तो फिर पेपर देने जाओ आराम से। तो अगर पूछेगा अंड समुच्चय का निर्माण किससे किससे होता है, तो अंड समुच्चय का निर्माण होता है अंड कोशिका के 1 और 2 सहायक कोशिकाओं के मिलने से। और इसी के केंद्र में ये दोनों जो संरचनाएं पाई जाती हैं इन्हें कहा जाता है ध्रुवीय केंद्रक। क्या कहा जाता है? ध्रुवीय केंद्रक, ध्रुवीय केंद्रक। और ये होते हैं, ये ध्रुवीय केंद्रक की संख्या 2, और ये होता है 3 प्रतिमुख कोशिका।
प्रतिमुख कोशिका, 3 प्रतिमुख कोशिका। तो बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन करें तो ये हो जाएगा आपका फिगर। कहाँ होता है? अंडाशय के अंदर। अंडाशय किसका भाग है? मादा जनन अंग का। मादा जनन अंग को हम क्या कहते हैं? स्त्री केसर या कार्पेल। मादा जनन अंग को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। बीजांड को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3, बीजांड वृंत, निभागा और बीजांड द्वार। कितने आवरण होते हैं? तो 2। कौन कौन से? बाह्य और अंतः आदि आवरण। बीजांड के अंदर अंडाकार संरचना जो पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं भ्रूणकोश। भ्रूणकोश में निभागा की तरफ कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं? 3। बीजांड द्वार की तरफ कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं? 3। एक अंड कोशिका, 2 सहायक कोशिका, दोनों मिलकर आपस में क्या बनाते हैं? तो अंड समुच्चय बनाते हैं। और इसके केंद्र में जो 2 केंद्रक पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं ध्रुवीय केंद्रक। चलो बताओ, पुष्प के मादा जनन अंग और बीजांड की संरचना अगर अच्छे से समझ में आ गई हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में यस लिखिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़े। ठीक है ना? कहाँ गया? हाँ चलो, अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई हो तो जल्दी बताइए। सर थोड़ा, चलो ठीक है, अभी प्रैक्टिस होगा। कुशवाहा जी, प्रिंस जी, यस सर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए ठीक, अब इससे रिलेटेड क्या है? आवृत बीजी पादप में पुष्प के बीजांड की लंबवत काट का नामांकित चित्र बनाइए, जो चित्र अभी हम लोगों ने बनाया था। सबसे पहले क्या लिखोगे? बीजांड एक सफेद एवं अंडाकार संरचना होती है जो पुष्प के अंडाशय के अंदर होती है, जो कि अभी हम आप लोगों से बोले कहाँ पाया जाता है? अंडाशय के अंदर होती है। इसमें गुड़ बीजाणु जनन भी, गुड़ बीजाणु धान भी कहा जाता है। इसके कितने भाग हैं? मुख्य रूप से 3। बीजांड वृंत, फिर कह रहा है कि बीजांड वृंत के नीचे होगा एक आवरण, फिर भ्रूणकोश। ठीक, चलो, बीजांड वृंत यह भाग होता है जिसके द्वारा अपरा से जुड़ा होता है। बीजांड में उपस्थित बिंदु जहां बीजांड वृंत इस संपर्क में आता है उसे हाइलम या नाभिका भी कहते हैं। हाइलम के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा। ठीक, दूसरी चीज, प्रतीप या बीजांड के बीजांड वृंत को बीजांडकाय के साथ जुड़ा होता है। बीजांडकाय को ही न्यूक्लियस कहते हैं। चलो हम लिख देंगे अभी, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। चलो अभी लिख देंगे, ठीक है ना? न्यूक्लियस जुड़ा होता है। यह एक उभार होता है जिसे रेफी भी कहा जाता है। इसको भी अभी लिख दे रहा है, आराम से समझ में आ जाएगा। फिर कह रहा है अधिआवरण बीजांड का 1 या 2 स्तरीय उपचर्म युक्त बाह्य आवरण होता है जो निषेचन के पश्चात किसमें बदल जाता है? बीज चोल में। फिर आगे लिखा भ्रूणकोश के अंदर की तरफ 7 कोशिकाएं युक्त होती हैं, जिनमें से एक बड़ी द्विकेंद्रकीय या द्विगुणित केंद्रक ध्रुवीय कोशिका, फिर 3 अगुणित बीजांड द्वारी कोशिकाएं, 3 निभागा द्वारी कोशिकाएं जिसे बीजांड द्वारी वाली कोशिका में पाई जाती है। सेम चीज यही तीनों के बारे में क्या है? लिखा हुआ है। इसी को जो लिखे हो न्यूसिलस, इसको बीजांड काय कहते हैं हिंदी में। न्यूसिलस को क्या कहते हो? बीजांड काय, बीजांड काय कहते हैं। आप बताओ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो कर सकते हैं? चलो बताओ, इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आएंगे क्या आप लोग कर लोगे? बताओ। थैंक यू आर्यन राज जी, ठीक है ना? बताओ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी हैं उसको कर सकते हो कि नहीं? बताओ। यस सर, एमडी सलमान जी ने सब आंसर किया। यस सर, हम कर सकते हैं, ठीक है ना? सर आपके साथ मिलकर जहानाबाद में हमको अच्छा फील हुआ। आई मिस यू सर। अरे ऐसा क्या है यार, आते तो रहते हैं, ठीक, घूमने टहलने, मजा आ रहा है सर गुरुजी। चलो बढ़िया, अब इसको कर लोगे। अब आते हैं, इसके अंदर जो संरचना है उसके अंदर होता है दीर्घ बीजाणु जनन। अब एक क्वेश्चन पूछता है दीर्घ बीजाणु जनन किसे कहते हैं? क्या पूछता है? दीर्घ बीजाणु जनन किसे कहते हैं? दीर्घ बीजाणु जनन। देखो पिछले साल ये दोनों क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, जबकि इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोनों को ऐड किया हम, ठीक है ना? दीर्घ बीजाणु जनन किसे कहते हैं? दीर्घ बीजाणु जनन किसे कहते हैं? ठीक, तो ये पिछले साल दोनों नहीं पूछा है, इसलिए दोनों को ऐड किया क्योंकि ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक, दीर्घ बीजाणु जनन किसे कहते हैं? सर जी दर्द हो रहा है बैठे बैठे। तो एग्जाम में कैसे बैठोगे 3 घंटा? तो ये हो गया क्या? बीजांड। ये क्या हो गया? बीजांड। बीच में एक केंद्रक होगा, ये क्या है? बीजांड है। ठीक, बीजांड के अंदर ये जो संरचना है इसको कहा जाता है भ्रूण कोश कहा जाता है, भ्रूण कोश। अब अगर भ्रूण कोश को हम बाहर निकाल लें, भ्रूण कोश को क्या किया? बाहर निकाल लिया। इसमें क्या है? एक केंद्रक है। इसमें क्या है? एक केंद्रक। ये क्या है? केंद्रक। इस केंद्रक में होगा स्वतंत्र केंद्रक विभाजन, स्वतंत्र केंद्रक विभाजन, स्वतंत्र केंद्रक विभाजन होगा। ठीक, एकदम ध्यान से देखो। अभी देखो, दीर्घ बीजाणु जनन एकदम आराम से याद हो जाएगा, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना? चलिए, फिर कह रहा है कि इसके अंदर स्वतंत्र केंद्रक विभाजन होगी तो इसका जो बीजांड है इसका केंद्रक पहले 2 भागों में विभाजित होगा, और दोनों केंद्रक एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, मतलब एक बीजांड द्वार की तरफ, बीजांड द्वार की तरफ, और दूसरा निभागा की तरफ जाने लगता है, निभागा, ठीक है ना, की तरफ जाएगा। और कुछ समय के पश्चात क्या होगा? एक यहाँ पहुंच गया, एक यहाँ पहुंच गया, और ये क्रिया तो लगातार होती रह रही है। फिर 2 से कितने होंगे? 4, 4 से कितने होंगे? 8,
और जो दोनों केंद्रक ऊपर और नीचे गए थे ये वापस अपने कहाँ आ जाएंगे, पुरानी अवस्था में आ जाएंगे। तो आगे चलकर क्या होगा, यहाँ पर आगे चलकर क्या होगा, 3 ऊपर बचेंगे, 2 बीच में बचेंगे और 3 नीचे बनेंगे। और कुछ समय के पश्चात ये अपने चारों तरफ कोशिका द्रव्य को इकट्ठा करके 3 ऊपर हो जाएंगे, 2 बीच में हो जाएंगे और 3 नीचे हो जाएंगे। और ऊपर के 3 जो चलाजा वाले भाग की तरफ या निभागा वाले भाग की तरफ हैं उन्हें कहा जाता है प्रतिमुख कोशिका। प्रतिमुख कोशिका कहते हैं, कोशिका, प्रतिमुख कोशिका कहते हैं। इसको हटा ही लो, ठीक है ना। अभी एक स्टेप बीच में हम छोड़े हैं, वो जानबूझ के अभी आप लोगों को समझा दे रहे हैं क्यों। 3 प्रतिमुख कोशिका, क्योंकि आपको डिटेल में उतना पढ़ना नहीं है, ठीक है ना, कि 4 लीनियर बने, 3 सड़गल कर नष्ट हो गए, ये सब चीजें। और इस दोनों को कहते हो 2 ध्रुवीय केंद्रक। 2 ध्रुवीय केंद्रक दीर्घ बीजाणु कोशिका बनते हैं। 2 होते हैं सहायक कोशिका, सहायक कोशिका, ठीक। और एक होता है क्या, अंड कोशिका, अंड कोशिका। और अंड कोशिका के बनने की क्रिया को ही क्या कहते हैं हम लोग, दीर्घ बीजाणु जनन कहते हैं। तो अगर कहेगा दीर्घ बीजाणु जनन की क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए, तो ये आप लोग बना दीजिएगा, आराम से दीर्घ बीजाणु जनन इसमें समझ में आ जाएगा। यहाँ पर 4 कोशिकाएं आती हैं जिनमें से 3 सड़गल कर नष्ट हो जाती हैं, 1 से बनता है, उसको अभी समझने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, उसको बाद में पढ़ लिया जाएगा। चलो, तो अगर पूछ रहा है दीर्घ बीजाणु जनन किसे कहते हैं, तो दीर्घ बीजाणु जनन की क्रिया पुष्प के मादा जनन अंग में उपस्थित बीजांड के, अभी बीजांड बनाए थे किसके अंदर, भ्रूणकोश के अंदर, बीजांड के भ्रूणकोश के अंदर होने वाले भाग में होती है। इस भाग में पाई जाने वाली गुर बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होने के कारण 4 गुर बीजाणुओं का निर्माण होता है, जिनमें से 3 गुर बीजाणु नष्ट हो जाते हैं। शेष 1 गुर बीजाणु कोशिका में स्वतंत्र केंद्रक विभाजन की क्रिया होने पर 1 अंड कोशिका, 2 सहायक कोशिका व 2 ध्रुवीय केंद्रक और 3 प्रतिमुख केंद्रक का कोशिका का निर्माण होता है। और अंड कोशिका के बनने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, दीर्घ बीजाणु जनन कहते हैं। सेम चीज जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। और ये 2 सहायक कोशिकाएं और अंड कोशिका को ही मिला के हम लोग क्या कहते हैं, अंड समुच्चय कहते हैं, अंड समुच्चय। तो अगर दीर्घ बीजाणु जनन पूछेगा तो सिर्फ इतना लिखिएगा, रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। सर आपको डायग्राम कैसे याद रहता है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस हमको निखारती है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। दीर्घ बीजाणु जनन याद हो गया। अब आते हैं परागकण की संरचना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से वर्णन। तो इसको तो यहीं बना देते हैं। चलो, परागकण की संरचना पूछता है तो परागकण को ऐसे बनाना, इसको यहीं बना देते हैं और यहीं समझ लिया जाता है, ठीक। ये पूछता है परागकण की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये बनता किस क्रिया में है, ये बनता है सूक्ष्म बीजाणु जनन की क्रिया में। परागकण के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं, बाह्य चोल कहते हैं, बाह्य चोल कहते हैं। परागकण के अंदर वाले आवरण को क्या कहते हैं, तो अंतः चोल कहते हैं। परागकण में जो छिद्र होता है उस छिद्र को क्या कहते हैं, जनन छिद्र कहते हैं, जनन छिद्र कहते हैं। परागकण में जनन छिद्र की तरफ पाए जाने वाली संरचना को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं कायिक कोशिका, कायिक कोशिका कहते हैं। कायिक कोशिका के विपरीत दिशा में पाई जाने वाली संरचना को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं जनन कोशिका, जनन कोशिका कहते हैं, जनन कोशिका, जनन कोशिका कहते हैं। और जनन कोशिका से क्या बनता है, तो जनन कोशिका से 2 नर युग्मक बनते हैं, 2 नर युग्मक बनते हैं। तो यही पूछता है परागकण की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। अब जो परागकण का बाह्य आवरण है वो किस पदार्थ का बना होता है, देखो लिखा है पुष्पीय पौधों में परागकण नर युग्मोद्गीय का प्रथम कोशिका होती है जो सामान्यतः एक कोश की अगुणित गोलाकार या अंडाकार या द्विभित्ति वाली संरचना होती है। मतलब उसमें कितने आवरण होते हैं, 2 आवरण होते हैं, ठीक है ना। पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। पहला आवरण बाह्य चोल, जो कि लिखे हो, यह मोटी खुरदरी होती है, यह एक विशेष वसीय रासायनिक पदार्थ स्पोरोपॉलिनिन। तो बाह्य आवरण किसका बना होता है, स्पोरोपॉलिनिन नामक प्रोटीन का बना होता है, ठीक है ना। और अंत आवरण किसका बना होता है, पेक्टोसेलुलोज का बना होता है, फुल बना होता है। और बाह्य चोल आवरण में एक छिद्र पाया जाता है जिसे क्या कहते हो, जनन छिद्र कहते हो। जबकि दूसरा, यह पतला कोमल झिल्ली की संरचना होती है, यह जिद्रव्य से ढके होते हैं, यह मुख्यतः पेक्टोसेलुलोज, देखो यहाँ लिखा है पेक्टोसेलुलोज नामक प्रोटीन का बना होता है। यह किससे बना होता है, पेक्टोसेलुलोज, सेल्यूलोज। ये एक ही पेज पे हो जाएगा तो आपको दिखने में भी आसानी रहेगा, ठीक है ना, का बना होता है। जनन छिद्र की सहायता से यह क्या करता है, वायुमंडल से ऑक्सीजन और अंकुरण की क्रिया के लिए जल ग्रहण करता है, H2O, किसके लिए, अंकुरण के लिए। और इसकी तरफ पाई जाने वाली अंकुरण के लिए, मिट जा भैया, अंकुरण के लिए जनन की क्रिया में।
और जनन छिद्र की तरफ जो कोशिका है उसे कायिक कोशिका कहते हैं, और उसके विपरीत दिशा में क्या कोशिका, जनन कोशिका। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि परागकण में कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो परागकण में 2 कोशिका पाई जाती है। एक कोशिका को हम लोग कहते हैं कायिक कोशिका और दूसरी कोशिका को हम लोग कहते हैं जनन कोशिका। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखिएगा। सर पहले एग्जाम में फिगर बनाया है, पहले डिफिनीशन, पहले फिगर बनाना एग्जाम में, पहले फिगर बनाना उसके बाद डिफिनीशन लिखना। सर अब रहने दीजिए, स्कूल दूर जाना है, 1 घंटे की क्लास तो हो जाने दो बच्चा, अभी आपका 10 मिनट है, ठीक है ना। चलो ऑब्जेक्टिव ऐड है इसमें, अभी दिखाते हैं, देखो ना ये सब क्या है, ऑब्जेक्टिव वगैरह देखो है, सब ऑब्जेक्टिव है, उसको लेकर परेशान मत रहो, आप लोगों को सब मिल जाएगा। ठीक, चलिए ये बात समझ में आ गई, कहाँ तक हो गया था बच्चा, चलो परागकण तक हो गया था, और दीर्घ बीजाणु जनन भी हो गया था। दीर्घ बीजाणु जनन का पीडीएफ ऊपर कर देते हैं, चलो ये रहा। ठीक, अब आते हैं इस क्रिया पे जो आपके लिए जरूरी है, और भी कुछ है जो जरूरी है, ये हो गया, ये हो गया, ये क्या है, हाँ भ्रूणकोश की, देखो ये कुछ अलग से भी 2 नंबर में पूछा था, इसको समझा दे रहा है। इसको हालांकि अभी हम लोगों ने पढ़ चुका, बना के भी अच्छे से पढ़ लिया। सर अपरा क्या है, अपरा वो होता है जो बीजांड को, मान लो ऐसे बना रहे हो बच्चा, ठीक, यहाँ पे नीचे होता है, ये ओव्यूल या बीजांड को थैलमस से जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है ना। हाँ ऑब्जेक्टिव पीडीएफ में मिल जाएगा, परेशान मत रहिए, उसको भी हम करा देंगे, ठीक है ना। चलो ये लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसके बाद नहीं पढ़ेंगे, इसके बाद कल पढ़ा जाएगा। लिखा है भ्रूणकोश की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, या 7 कोशिका एवं 8 केंद्रक वाली संरचना का सचित्र वर्णन। तो ये अभी हम लोगों ने पूरी अच्छी तरीके से पढ़ा भी है। तो ये हो गया भ्रूणकोश, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। अलग से भी पूछता है, ऊपर की तरफ 3 कोशिकाएं, बीच में 2 केंद्रक और नीचे की तरफ 3 कोशिका। तो ये टोटल क्या है, टोटल है भ्रूणकोश, क्या है, भ्रूणकोश है, क्या है, भ्रूणकोश। ठीक, परेशान होने की तो जरूरत फिलहाल ना होना चाहिए। इन तीनों को क्या कहोगे, प्रतिमुख कोशिका, प्रतिमुख कोशिका। ठीक, इन दोनों को क्या कहोगे, ध्रुवीय केंद्रक, ध्रुवीय केंद्रक। ये कितने हैं, 2। इसको क्या कहोगे, अंड कोशिका, 1 है अंड कोशिका। और इन दोनों को क्या कहोगे, सहायक कोशिका, सहायक कोशिका। अलग से भी पूछता है, सहायक कोशिका कितने हैं, 2। और दोनों को मिला के ही हम लोग क्या कह रहे थे, अंड समुच्चय, क्या कह रहे थे। अभी रिक्तिका वगैरह भी है पर उतना पढ़ना नहीं है आप लोगों को इस समय, ठीक है ना। अंड समुच्चय कहते हैं, समुच्चय, ठीक, इसको कहते हैं। अब कोशिका इसमें 7 कैसे हुई, 3 3 6, और ये ध्रुवीय केंद्रक है, तो केंद्रक तो 8 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, सभी में एक एक केंद्रक है, पर कोशिका 7 कैसे होगी। ये ध्रुवीय केंद्रक निषेचन के पश्चात इंडोस्पर्म में बदलता है। तो इंडोस्पर्म में बदलता है कौन सा, सेलुलर इंडोस्पर्म, कोशिकीय भ्रूणकोश, ठीक ना। भ्रूणकोश की पतली पेक्टिन और सेलुलोज से बने यौगिक को एक्टोसेलुलोज झिल्ली से ढका होता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, सही तो है एमडी सलमान जी। तो अगर पूछेगा अलग से इतने के बारे में, तो अलग से 2 नंबर में भी फिर से वही लिखना है, ठीक है ना, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। चलो बताओ, ये समझ में आ गया, समझ में आ गया होगा तो एक बार यस सर लिखो जल्दी से। समझ में आ गया हो तो एक बार यस सर लिखिए जल्दी से। चलो बताओ, समझ में आ गया हो तो एक बार यस सर लिखो। ये अलग से पूछेगा 2 नंबर में तब भी लिख लेंगे। लग रहा है बायोलॉजी का सिलेबस 30 में खत्म हो जाएगा, मतलब प्रिंस कुमार जी आपको मेहनत करने से नहीं भागना है बच्चा, टीचर मेहनत करना है तो कम से कम टीचर का तो साथ दीजिए। बताइए यस सर, अच्छे से हो गया, यस सर। यही एक समय है, आपको जगते रहना है, अपने आप को टॉर्चर करना है, समझ लो एक तरीके से पढ़ना है। अगर 2-3 महीना अपने आप को दे दिए तो समझ लो चक्काचक है। एक हेडिंग और पढ़ा देते हैं, उसके बाद छोड़ते हैं, ठीक, चलो इसके बाद छोड़ते हैं। और उस हेडिंग में हम लोग पढ़ेंगे परागण के बारे में। चलो क्या पढ़ लेते हैं, परागण के बारे में, उससे ज़्यादा नहीं, केवल इंट्रोडक्शन, क्योंकि परागण की क्रिया को कल शुरू किया जाएगा, ठीक है ना। चलो परागण पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, पॉलिनेशन, ठीक, जिसको हम लोग कहेंगे क्या, परागण कहेंगे। क्या कहेंगे, परागण। तो मान लो कह रहा है, एकदम समझना, एकदम बेसिक तरीके से, एक पौधा है, पौधे की अपनी शाखाएं, पत्तियां वगैरह जो भी हैं सब हैं, ठीक, उसका अपना एक पुष्प है, ठीक, और कुछ संरचनाएं ऐसी नर जननांग मादा जननांग होगी ही, ठीक, और उसका अपना एक वर्तिकाग्र है। ये क्या है, ऊपर की तरफ वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, ठीक, और इसको क्या कहोगे, पराग कोश, ठीक। पराग कोश के अंदर होता है एक क्रिया जिसको कहते हैं सूक्ष्म बीजाणु जनन, सूक्ष्म बीजाणु जनन।
और सूक्ष्म बीजाणु जनन की क्रिया में क्या बनते हैं? तो सूक्ष्म बीजाणु जनन की क्रिया में बनता है परागकण। क्या बनता है? परागकण। और यह परागकण जब कहाँ पहुंचे? वर्तिकाग्र पर, तो उस क्रिया को क्या कहोगे? परागण कहोगे। क्या कहोगे? परागण। तो परिभाषा में क्या लिखोगे? लिखोगे जब एक पुष्प के परागकोश में उपस्थित परागकण पुष्प के परागकोश से निकलकर पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इसके पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। किसको? परागकण का। परागकण का। तो सीधे सीधे कहेगा परागण। परागण किसे कहते हो? तो लिखोगे जब एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो यह क्रिया परागण कहलाती है। परागण कहलाती है। यह क्रिया परागण कहलाती है। ठीक है ना? चलो, 7 कोशिका कैसे है सर? निषेचन के पश्चात ये ध्रुवीय केंद्रक कहाँ गया भैया? ये जो ध्रुवीय केंद्रक है, जब एक नर दोनों आपस में जुड़कर बनाते हैं द्वितीय केंद्रक, और द्वितीय केंद्रक से एक नर युग्मक जब जाके जुड़ता है तो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है। फिर एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बदल जाता है एंडोस्पर्म सेल में। तब यहाँ 1 हो जाएगा, 3 3 6 और 1 7 हो जाएगा। ठीक है ना? अब समझ में आ गया? चलो, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं क्योंकि कुछ बच्चों का कह रहे हैं कि बच्चे एग्जाम है। तो आज की क्लास सबसे पहले बताओ आप लोगों को कैसी लगी? अच्छे से समझ में आया कि नहीं सारा टॉपिक? उसके बाद जाना तुम लोग सारी चीज़ें बता के जाना। जब पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसके पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। ये 2 प्रकार से होता है, स्वपरागण और परपरागण। चलिए, आपका कमेंट दिखा अभिषेक भारती जी, ऐसा कुछ नहीं है? बताइए। यस सर जी, क्लियर है। क्लास एकदम बढ़िया से समझ में आ रही है कि नहीं? और 12th की बायोलॉजी की तैयारी अच्छे से हो पा रही है कि नहीं? जितना भी फिलहाल आप पढ़े हैं उतना बताइए। बताइए। चलो ठीक है, पीडीएफ बोलेंगे कि जल्दी भेजे आप लोगों को। ठीक है ना? अच्छे से समझ में आ गया सर? यस सर, बहुत बढ़िया सर, मस्त लगा सर, वेरी ब्यूटीफुल सर। फिर से रिपीट कर दीजिए, एग्जाम देने जाओ, कल रिपीट कर देंगे। चलो चल, हाँ बढ़िया, पूरा रिवीजन हो गया सर। ये सब एग्जाम में आता है सर। गर्दा क्लास पीडीएफ भेज दीजिए। स्वीटी कुमारी जी, थैंक यू। चलिए, बहुत बढ़िया क्लास था सर जी। ठीक है, यस सर। सर पीडीएफ जल्दी भिजवाइएगा। अच्छा ठीक है, पीडीएफ जल्दी भिजवाएंगे। चलो सर, इंपॉर्टेंट चैप्टर साथ में पढ़ते चलो, क्या दिक्कत है सर? मेरा कमेंट जा रहा है क्या? हाँ, आ रहा है आपका कमेंट भी। अच्छा सर जी, किलर है आप। अरे भाई, मर्डर मत करवाओ यार, जेल भेजवाओगे का? मस्त लगा ललन टॉप। चलो, बहुत बढ़िया लगा सर जी, बहुत अच्छा लगा सर जी। चलो अच्छा, जितना मेहनत टीचर आपके साथ कर रहा है बच्चा, उससे एक कदम आगे ही रहिए और आप भी पूरा मन लगा के पढ़िए। ये समय अगर आप आज गवा देंगे तो आपका आने वाला भविष्य खराब होगा। स्टैनले हॉल एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि किशोरावस्था सबसे तनावपूर्ण अवस्था होती है। इस अवस्था में जो बच्चा अपने आप को सीमित रख लिया, जो बच्चा अपने आप को किसी भी काम के लिए पूरी तरीके से मोटिवेटेड होकर प्रेरित कर लिया, वो बच्चा जीवन में सफल हो जाएगा। और जिस बच्चे ने सिर्फ मोह माया की दुनिया में अपने आप को लगा दिया कि सच धर के घूमना है, इधर जाना है, गाड़ी चाहिए, मोबाइल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो बच्चा 25 साल तक अपनी ज़िंदगी खुशियों से गुजार सकता है, लेकिन 25 साल के बाद उसके जीवन में जितना दुख आएगा वो उसको संभाल नहीं पाएगा, अगर वो उसको संभालने लायक है नहीं तो बच्चा, ये जो उम्र है, जिस उम्र में आप हैं, उस उम्र में पूरा जी जान लगा दीजिए पढ़ने के लिए, पूरा मेहनत कर दीजिए पढ़ने के लिए, पूरा अपनी तरफ से जितने भी हो सके सारी कोशिश कीजिए पढ़ने के लिए। और इस बात का एकदम विशेष ध्यान रखिए कि ये 2 महीना या 3 महीना किसी को नहीं देना है, सिर्फ अपने लिए काम करना है, जिससे आप अपने जीवन को बेहतर और सफल बना सकें। तो चलो, इसी बातों से फिर वापस होते हैं और कल मिलते हैं इसी टाइम पे। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, बाय, और दिन भर अपना ख्याल रखिए।